तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी अपने लास्ट लेक्चर में कि जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हमने पूरा कर दिया है, और जो टॉपिक्स है रिफ्रैक्शन में जो थे हमारे वो आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखा था, फिर देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर स्नेल्स लॉ, रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, शिफ्ट थ्रू द ग्लास स्लैब, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट टॉपिक हमारा था प्रिज्म। ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। जो मेन टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन, यानी सारे टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब प्रिज्म के बाद जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि भाई लास्ट में हम जो है वो न्यूमेरिकल्स देखते हैं या क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं या नीट एग्जाम में आते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा रिफ्रैक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमको ये देखना है कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आए हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि मैंने हेडिंग भी डाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आए हैं क्लास 12th में वो क्या क्या है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन ये जो टॉपिक है प्रिज्म, ये मेनली जो टॉपिक कवर करेगा वो कवर करेगा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन 4 टॉपिक्स को मिला करके ये टॉपिक जो प्रिज्म है इसमें क्वेश्चंस आएंगे। यानी प्रिज्म का कोई अकेले कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, टोटल, ये सब चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछी जाएंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अरे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। ये एक प्रिज्म है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है इसके मटेरियल का, और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एट पॉइंट M। यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, कहीं से आ रही है जो इस पॉइंट M पर इंसिडेंट हो रही है, और पैरेलल टू द बेस BC ये निकल रही है, और जो AC पर ये जैसे ही इंसिडेंट होती है तो इसमें क्या होती है, ग्रेजिंग इमरजेंसी, यानी 90 डिग्री पर फ्रॉम द नॉर्मल ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, पहला द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी हमने ग्रेजिंग इमरजेंसी के केस में ये बात पढ़ी थी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्रिटिकल एंगल के हो जाता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल जो सरफेस होती है, जो इंटरफेस होता है रेयर और डेंसर मीडियम का, उससे बिल्कुल लगते हुए निकलती है, और जो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकलती है। ठीक है, वो क्या था, ग्रेजिंग इमरजेंस था। तो इस केस में पूछ रहा है कि कितने एंगल पर ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, यानी क्रिटिकल एंगल पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB। इस फेस AB पर जो इंसिडेंस हुआ है उससे जो रिफ्रैक्शन बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव एंगल बना है, वो कितना होगा। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमें उन चीज़ों को लिख लेना है अपनी कॉपी में जो हमको गिवन होती हैं। ठीक है, उससे एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है कि क्वेश्चन को किस तरह से हमें इसकी अप्रोच करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। हालांकि क्वेश्चन में ये प्रिज्म बना हुआ मिलेगा, लेकिन कॉपी में दोबारा हमको ये प्रिज्म बनाना होगा। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये रे MN ये भी गिवन है। अब इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे को हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, हमने बना ली, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ हमने इस तरह से, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट हमारा MN है। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, रेयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना क्वेश्चन में गिवन है, √2, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो हम 1 मान सकते हैं, अगर गिवन नहीं है तो भी 1 ही होगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हमने एक और नॉर्मल डाली। अब ये क्वेश्चन में चीज़ गिवन है हमको कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया हमारा R1। ठीक है, यही इसने पूछा है सेकेंड पार्ट में, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB फेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, यानी ये R1 हमको इसने पूछा है हमसे। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से गए, फिर ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस AC के लिए, जिसको हम R2 कहते थे। ठीक, अब जो रिफ्रैक्शन हुआ है बाहर, इस सरफेस से बाहर जो रिफ्रैक्शन हुआ है
वो अलोंग द फेस AC के हुआ है, ये ग्रेजिंग इमरजेंस हुई है, ठीक। तो ये है पूरा नक्शा। अब इसने पूछा है कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना होगा और दूसरा ये एंगल R1 कितना होगा। तो कैसे करेंगे? क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सब जानते हैं, क्या है? sin C इज इक्वल टू 1/μ। फार्मूले हमको अगर याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, इसलिए नोट्स बनाते हुए नोट्स में हमको मेंशन कर लेना है कि ये फार्मूला हमारा इस डेरिवेशन से बाहर निकला है। और जब सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में एक फार्मूले का पेज अलग से बनाना है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए होंगे। अब क्या है? sin C इज इक्वल टू 1/μ। ये हमें पता है, क्रिटिकल एंगल के टाइम पे हमने ये चीज़ देखी थी। अब ये पूछा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो सिंपल हमें इस √2 की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है और आंसर हमारा आ जाएगा sin C इज इक्वल टू 1/√2। तो C इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आंसर, सीधे क्वेश्चन फॉर्मूला में हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी और आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए? 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में? नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन जो मेथड आसान हो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 के, ये चीज़ हमने प्रूफ करी थी, ठीक है, कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होता है R1 प्लस R2 के, ठीक है। अब R1 R2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है और वो ये कि इस प्रिज्म के अंदर ये BC लाइन है और ये लाइन है MN और ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के अंदर जो ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनसे क्या होता है, ये एंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये एंगल जो होते हैं दोनों, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में ये दो लाइन पैरेलल आ रही हैं तो ये जो एंगल बनेंगे नॉर्मल ड्रॉ करने से, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 में जब दोनों एंगल बराबर है तो हम इसको R के बराबर मान लेते हैं दोनों एंगल्स को। तो R1 प्लस R2 में हम क्या लिखें, R प्लस R, ये हो गया 2R, ठीक। और R की वैल्यू क्या आएगी, A/2, ठीक है। और A की वैल्यू हमें गिवन है, A की वैल्यू क्या है हमारे सामने, A है हमारा 60 डिग्री, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिग्री। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस AB, ये वैल्यू R की, ठीक है। इसी तरह से हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी यहाँ पर 45 डिग्री निकाल ली। ये CBSE में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो ये आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, CBSE 2019 में क्वेश्चन आया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टोटल थ्योरी है, जो पढ़ाया है एज इट इज़ उतार देना है। क्या क्वेश्चन है, स्टेट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। रे डायग्राम की मदद से हमको ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। मैंने आपको बनाया था और बताया भी था कि ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी बाहर की कवरिंग को क्लैडिंग कहते हैं, अंदर कोर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लो होता है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, डेंसर से रेयरर के बीच में लाइट रे हमारी जाती है। पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में ये समझाई है, वही कहानी यहाँ पर हमको लिखनी है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाकर, ठीक। और उसके बाद पूछा है राइट वन इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट के लिए और सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए, सारी कहानी मैं समझा चुका हूँ।
बहुत आसान क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपको थ्योरी जो मैंने बताई थी वहाँ से उतार देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में 2020 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। हमें सिर्फ ये एंगल, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है और एक बात ये मालूम है कि ये एंगल 60 है और ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो रे आ रही है इसमें ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, ठीक है। तो वही हमेशा की तरह करेंगे, सबसे पहले इसका हम ये फिगर बनाएंगे अपनी कॉपी में सोल्यूशन करते टाइम और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें इससे पता चल रही हैं, ठीक। तो ये ले आप इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो मामला बेकार हो जाएगा। ये हमारा प्रिज्म हो गया, गिवन है कि ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो कुछ चीज़ें हमें अपने और तौर से भी मान लेनी होंगी। और मानना क्या है, जो चीज़ें कन्फर्म है, ये 90 है, ये 60 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा और ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ABC। एंगल ऑफ प्रिज्म क्यों होगा, क्योंकि इन्हीं दो इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दो इंटरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, बता चुका हूँ पहले भी। अच्छा, अब जो लाइट रे आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है, वो कुछ ऐसे आ रही है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है और इस तरह से ये इमर्ज हो रही है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। ये है कहानी हमारी इंसिडेंट रे की। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस बताने के लिए हम सब जानते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा है जिसको हमने नाम दिया था स्नेल्स लॉ का, और बार बार ये हमारा यूज़ हो रहा है। हमने उसमें क्या देखा था, ये मान लें ये एक मीडियम है ग्लास, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ये एक मीडियम है एयर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 ही मानेंगे, और अगर इसमें कहीं गिवन नहीं है कि ग्लास के बाहर क्या मीडियम है तो भी हम वहाँ पर एयर ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने स्नेल्स लॉ में देखा था, ये इस मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, जिसको हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस का नाम दिया है। तो स्नेल्स लॉ के अंदर हमने क्या देखा था, म्यू इंटू साइन आई, यानी μ2 कह लें क्योंकि हम डेंसर मीडियम में, μ2 साइन आई, ये यहां पर साइन आई होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, μ1 साइन आर की जगह साइन ई लिख देंगे। ये स्नेल्स लॉ जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा, अगर स्नेल्स लॉ नहीं पढ़ा तो ये कहानी क्या हुई कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर अब आगे क्या होगा, ये कैसे आया, इसको जानने के लिए स्नेल्स लॉ में ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया μ2 साइन आई और ये हो गया μ1, ये एयर को हम μ1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हम मान लेते हैं μ2, तो μ1 साइन आई ई हो जाएगा। अब μ2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, μ2 यानी डेंसर मीडियम, यानी इसकी वैल्यू है हमारे पास √3, ठीक है। √3 है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे √3 इंटू साइन आई। साइन आई क्या है, साइन आई क्या होगा इसमें, तो एंगल आई की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये और ये। तो यहाँ पर हमको एंगल मालूम है कि कितना है, 30 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमको मालूम है। तो तीसरा एंगल हमें अपने आप पता लग जाएगा कितना होगा, 90 + 30 120, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक। जब ये 60 होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल आई हमारा अपने आप 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू μ1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 इंटू साइन ई हमको निकालना है। बस हो गया सवाल। √3
इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू साइन ई, और इसको हम लिखे साइन ई इज इक्वल टू √3/2। तो ई की वैल्यू क्या आने वाली है, तो ई की वैल्यू आने वाली है साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ विल द एंगल ऑफ इमरजेंस चेंज अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए। पहले हमारा केस क्या था कि बाहर एयर थी और ये हमारा प्रिज्म था, तो उस केस में एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा आया 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि बाहर वाला मीडियम चेंज हो जाए और बाहर वाला मीडियम कुछ ऐसा हो जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 हो। ठीक है, यहाँ पर एयर का 1 था, अब कोई ऐसा मीडियम आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 हो, तो उस केस में एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस एक वैल्यू चेंज करनी है, बस एक वैल्यू। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हमें इस मीडियम की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, यानी 1.3। ठीक है, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, एयर की जगह ये मीडियम आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.3 उठा करके यहाँ लिख देनी है। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से 1.3 साइन ई। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ हमारे पास आंसर आएगा, साइन इनवर्स की वैल्यू E इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.666, कुछ इस तरह से वैल्यू हमारे पास आएगी, जो कि हमारी निकलती है तकरीबन 42 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो अगर मीडियम हमारा चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी हमारा चेंज होगा और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो CBSE 2019 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है ये भी। क्या सवाल है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी बात आएगी इक्विलेटरल प्रिज्म की या रेगुलर प्रिज्म की, उसका मतलब ये होगा कि जो एंगल है तीनों एंगल 60 डिग्री रहेंगे प्रिज्म के। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं 60, 60 और 60। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। ठीक है, इन एयर यानी बाहर वाला मीडियम हमारा एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी 1 है, नहीं दी है लेकिन 1 ही होती है, हम यही मानते हैं। अब कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमको निकालना है कब, जबकि व्हेन केप्ट इन ए मीडियम ऑफ, जब प्रिज्म रखा हो किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो, एयर ना हो। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब ये प्रिज्म उठा के हम ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी हो। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन ये हमसे पूछ रहा है। मिनिमम डेविएशन का फार्मूला अगर आपको याद हो तो होता है I + E - A। ठीक है, और एक मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है I मस्ट बी इक्वल टू E। ठीक है, ये हमारी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन थी, फार्मूला ये था। एंगल ऑफ प्रिज्म हमको मालूम है कि ये है 60 डिग्री। तो अब हमें वैल्यू ऑफ I निकाल लेनी होगी, जिससे कि हमको मिनिमम डेविएशन पता लग जाएगा। सिर्फ I की वैल्यू निकालने से क्या होगा, E की वैल्यू भी सेम होगी, जिसकी वजह से I की वैल्यू E की जगह रखी जाएगी, -A 60 डिग्री कर देंगे तो मिनिमम डेविएशन हमको पता लग जाएगा कि कितना होगा इस मीडियम में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने अपने प्रिज्म को उठाकर ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना। ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना। अब रे डायग्राम बनाने के लिए ये ज़रूरी है जानना क्या इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4√2 की जगह हम 1.414 लिख सकते हैं अपॉन 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी, हमको ये पता लग जाएगा कि ये वैल्यू 1.6 से कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। तो 1.414 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 16, 4 1 से 4 5, 4 4 से 16, तो
तो कुछ इतना आ जाएगा 5.656। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 × 5, 5 × 5, 5 3 × 15। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई है उस मीडियम की जो बाहर है, यानी म्यू इज इक्वल टू 1.13। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, यानी साबित हुआ कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है अब भी, यानी एयर नहीं है, एयर की जगह ये वाला मीडियम है तो भी ये रेयरर ही है। अब इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम जब बनाएंगे तो आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है हमेशा की तरह। ठीक, और ये नॉर्मल कुछ यहाँ से बना ले और ये बेंड टुवर्ड्स द बेस, इस तरह से हमारा एक ये रे डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा। मिनिमम डेविएशन से पहले हमको ये निकालना है कि वैल्यू ऑफ आई क्या होगी। वैल्यू ऑफ आई कहाँ से पता लगेगी? वैल्यू ऑफ आई पता लगेगी फिर से एक बार स्नेल्स लॉ के ज़रिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि म्यू 1 इंटू साइन आई, चलिए म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल है आर, तो हम लिखेंगे म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 की वैल्यू हमारे पास है 1.13 इंटू साइन आई। क्या ये वैल्यू हमको मालूम है साइन आई की? साइन आई की वैल्यू मालूम नहीं है, साइन आई की वैल्यू हमको यहाँ निकाल के रख देनी है। तो ये साइन आई एज इट इज़ ही होगा। म्यू 2 कितना है? 1.6 इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू कितनी होगी? इस साइन आर की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगा के साइन आर की वैल्यू यानी आर की वैल्यू मालूम चलेगी। कैसे? ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और ये लाइन है पैरेलल इस लाइन के, यानी ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। डी एफ नाम दे देते हैं, ए डी एफ। ठीक है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर हम कोई और ट्राइंगल बनाते हैं तो वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनता है, यानी उसके बीच के एंगल्स होते हैं जो साइड्स के बीच के वो भी 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा ADF के अंदर। ठीक, और हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल है 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल से बन रहा है। तो 90 - 60 जब हम करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी। तो अब यहाँ पर साइन R की जगह हम लिखेंगे साइन 30। ये हो गया 1.6। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है। ये हो जाएगा साइन I 1.13। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, या इसको हम चलिए इसकी वैल्यू हम जो है वही रखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो उससे क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? 4√2/5। ठीक है, अब हम देखते हैं 1.6 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे ये गया हो गया 0.8 यहाँ पर बचा। ठीक, अब साइन आई इज इक्वल टू 5 इंटू ये 5 नीचे से ऊपर जाएगा 0.8 और ये 4√2 नीचे आ गया। ठीक, तो कितना होगा? ये डेसिमल यहाँ से हटाओ, ये 0 बढ़ाओ, 8 5 ज़ा 45 से 5 चला गया। साइन आई की वैल्यू आई हमारे पास 1/√2 और आई की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए देखा था कि ये रेयर है डेंसर है, इसलिए, और फाइनल वैल्यू हमने यही रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो हमको आई की वैल्यू निकालनी थी। आई हमारे पास आ गया 45 डिग्री। जब आई हमारे पास 45 डिग्री है तो ई भी हमारे पास 45 डिग्री ही होगा। अब इस मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी आई की जगह 45 प्लस ई की जगह 45 - 60, ये हो जाएगा 90 - 60
तो मिनिमम डेविएशन आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यही हमको निकालना था कि अगर हमारा मीडियम चेंज हो जाता है तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बोर्ड्स में देखे, बोर्ड्स के जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स के वो देखे, और एक आइडिया हमारे सामने आ गया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से या रट लेने से, डेरिवेशन को याद कर लेने से ये न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले। और अब बोर्ड्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थ्योरी पर ध्यान दिया है, न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज हम इनको छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो अच्छे नंबर लाने हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करनी है तो हमको मेहनत करना शर्त है। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, 4 क्वेश्चन करे हमने बोर्ड्स के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नीट वगैरह में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।